और आइए अब चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे सेना के शौर्य और पराक्रम की। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो गए हैं और इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरा देश सेना के वीर जवानों को सलाम कर रहा है। जी हां, सलाम कर रहा है, उनको याद कर रहा है। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। आपको याद होगा 26 जुलाई 1999 को भारतीय जांबाजों ने टाइगर हिल पर फिर से तिरंगा फहराया था। उसी क्षण को, उसी पल को फिर से याद करने की तैयारी है। सेना के बैंड की ये धुन हर हिंदुस्तानी के रगों में शौर्य और पराक्रम की कहानी को दोहराती है। 25 साल पहले द्रास की पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने हौसले और जज्बे की जो अमिट विजय गाथा लिखी, आज उसे पूरा देश याद कर रहा है। 26 जुलाई 1999 ये वो ऐतिहासिक क्षण था जब भारतीय सेना के वीरों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को कुचला था। ये वो दिन था जब भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेके थे। ये वो दिन था जब भारतीय रणबांकुरों ने टाइगर हिल पर शान से तिरंगा फहराकर दुश्मनों को भारतीय सेना की ताकत से रूबरू कराया था। एक बार फिर वही 26 जुलाई की ऐतिहासिक तारीख आ गई है जब पूरा देश सेना के सर्वोच्च बलिदान और वीरता को नमन कर रहा है। कारगिल वार मेमोरियल के बगल में ये वीर भूमि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी नेम प्लेट हैं अलग अलग सेना के जवानों, अधिकारियों और अफसरों के हैं, उनको सम्मान के लिए यहाँ वार मेमोरियल के बगल में ये वीर भूमि बनाई है, जो 1948 से लेकर आज तक जो भी इस करगिल और लद्दाख क्षेत्र में, खासतौर से करगिल सेक्टर में जो सेना के जवान या अफसर शहीद होते हैं, उनका नेम प्लेट यहाँ इस वीर भूमि में लगाया गया है। कारगिल में सेना के शौर्य और पराक्रम की कहानी सदियों तक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। भारत के शौर्य और पराक्रम की कहानी 3 मई 1999 को शुरू होती है, जब मौका परस्त पाकिस्तान ने सर्द मौसम की आड़ में कारगिल की ऊंची चोटियों पर भारतीय सरजमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। करीब 2 महीने की लड़ाई के बाद 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराकर ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया। यहाँ पर हम अपने कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वो जो बीच में वो गांव एक है, आखिरी गांव है भारतीय इलाके का, मशकू गांव। और 25 साल पहले यहाँ तक पाकिस्तानी घुसपैठी और पाकिस्तानी सेना आई थी। यहाँ तक कि तब पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ थे, वो भी इस गांव में आए थे। ये पूरा इलाका जो है, यहाँ से अगर हम बाईं ओर जाएंगे, फिर कई सारे जो पीक्स हैं जिन पर भीषण करगिल युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ी गई थी, वो साफ हैं। चाहे फिर वो टाइगर हिल हो, बत्रा टॉप हो, या फिर तोलो लिंग की ये पहाड़ियाँ, जहाँ पर ये जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। 2 महीने की इस जंग में भारतीय सेना के करीब 700 जवान और अफसर शहीद हुए थे और करीब 2000 जवान जो हैं घायल हुए थे। लेकिन उन जवानों की शहादत ने देश को इस युद्ध में विजय दिलाई थी। सेना के इसी शौर्य और पराक्रम के 25 साल पूरा होने पर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाई जा रही है। पूरा देश सेना के वीर सपूतों के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय दिवस समारोह में शामिल होंगे और कारगिल वॉर मेमोरियल पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। द्रास से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 3 मई 1999 की वो तारीख जब ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई थी। कारगिल की ऊंची चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी भारतीय सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने अपने हौसले और जज्बे के आगे पाकिस्तान की एक ना चलने दी और दुगनी ताकत से पाकिस्तानी सेना के हमले का जवाब दिया। देखिए भारतीय सेना के शौर्य और साहस की विजय गाथा। कारगिल विजय दिवस, पाकिस्तान पर भारत की जीत के 25 वर्ष। आज
जब मैं यहाँ तोलोलिंग के नीचे द्रास में खड़ा हूँ तो मेरा मन 25 साल पहले उस छवि पर जाता है जब तोलोलिंग की पहाड़ी पर पाकिस्तान की सेना बैठी थी। आप अंदाजा लगाइए आज यहाँ पर इतने शान से, इतने ठाठ से हम लोग खड़े हैं। उस समय यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे थे क्योंकि लगातार बम यहाँ गिर रहे थे। ये जो मेरे पीछे MiG-21 लड़ाकू विमान दिख रहा है, इसके पीछे नेशनल हाईवे है। यही वो सड़क है, मतलब यहाँ से 10-20 मीटर दूर सड़क है और ऊपर बैठे पाकिस्तानी आतंकवादी या सेना के जवान वहां से डायरेक्ट फायरिंग करते थे, हैवी मशीन गन से गाड़ियों को निशाना बनाते थे। जो उनके आर्टिलरी के ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर्स होते थे, OP अफसर जो कहते हैं, वो अपने तोपखाने को आदेश देते थे कि यहाँ पर सेना के टेंट लगे हैं। जैसे यहाँ सेना का ये टेंट देख रहे हैं, यहाँ सेना की कुछ टुकड़ियां इस समय तैनात है। ऐसे ही टेंट पहाड़ की बिल्कुल ओट में लगते थे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ लगाएंगे तो ऊपर से वो गोली मारेंगे, इसीलिए पहाड़ की बिल्कुल ओट में वहां टेंट लगा करते थे। तो हम सड़क से पैदल चलते चलते वहां पहुंचते थे और यहाँ जहां हम खड़े हैं, यहाँ दूसरी बटालियन राजपुताना राइफल्स, उनका जय घोष पोल राजा रामचंद्र की जय, वो वहां उनका टेंट वहां पर था। और तोलोलिंग की पहली लड़ाई, यहाँ से थोड़ा सा आगे जो आप गांव देख रहे हैं, ये बिम्बट का गांव है। बिम्बट गांव में सेना की तैनाती थी और वहीं से वो पहाड़ी चढ़ के, आप देखिए पहाड़ चढ़ने का आप कहीं से नहीं चढ़ सकते, बस 2-3 सकरे रास्ते होते हैं। और वहां पर पाकिस्तानियों की मशीन गन ऐसे लगी थी कि अगर इस तरफ से आएंगे तो मशीन गन फायर करेगी, यहां से आएंगे तो मशीन गन फायर करेगी। इतना एक्यूरेट साइटिंग पाकिस्तानी मशीन गनों की थी। और उसके बावजूद भारतीय सेना के वीरों ने यही द्रास में, जहां इस समय हम खड़े हैं, यहां से अपने सर पर कफन बांध के, ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, मैंने असल जीवन में देखा है कि जो जवान और जो अफसर उस ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, वो जानते थे वो जीवित नहीं बचेंगे, या मिशन इम्पॉसिबल है। वो जानते थे कि पहले जो 10-20 सिपाही हैं वो तो पाकिस्तानी गोलियों का निशाना बन जाएंगे, लेकिन उसके पीछे जो बाकी सिपाही हैं वो गोलियां चलाते हुए पाकिस्तानियों को धराशायी करते हुए वो आगे जाके गिरेंगे। फिर जो तीसरी खेप आएगी जवानों की, वो ऊपर चढ़ पाएगी। ऐसे कारगिल की लड़ाई जीती गई थी शुरू के दिनों में। और इसीलिए आप यहां मेरे पीछे देखिए, 500 से अधिक वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया इस वीरता के लिए। और इसीलिए भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, एक संदेश कि पाकिस्तान की घुसपैठ, उसका आतंकवाद नहीं चलेगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, द्रास। तो वीर सपूतों की इसी विजय गाथा को हर कोई सलाम करता है। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले 526 जवानों में से एक नाम शहीद जियोन सिंह का भी है। शहादत को 25 साल बीत गए, लेकिन आज भी उनकी यादें उनके दोस्तों, परिवार वालों के दिलों में जिंदा हैं। पंजाब के मोगा का राववाल गांव अपने सपूत को याद कर उन वीरता को नमन कर रहा है। न सिर्फ जियोन सिंह का गांव बल्कि पूरे देश को उनकी शहादत पर गर्व है। शहीद जियोन सिंह पंजाब के मोगा जिले के राववाल की शान है। इस पूरे इलाके को अपने इस वीर सपूत पर गर्व है जिसने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई और अपने प्राणों की आहुति देकर मुल्क की हिफाजत की। वो 2 जुलाई 1999 का दिन था जब जियोन सिंह की शहादत की खबर आई। बेशक इस परिवार के लिए जियोन सिंह की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सच है कि फर्ज के लिए जान न्योछावर करने वाले माटी के इस लाल के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। किसान परिवार में जन्मे जियोन सिंह का बचपन से ही फौज में जाने का सपना था और वो सपना पूरा हुआ साल 1994 में, जब जियोन सिंह 8 सिख बटालियन में भर्ती हुए। 1996 में जियोन सिंह की शादी चरणजीत कौर के साथ हुई। करीब 1 साल बाद बेटे के रूप में उनके घर में खुशियों ने दस्तक दी और 2 जुलाई 1999 में जियोन सिंह देश की खातिर शहीद हो गए। ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। शहीद जियोन सिंह की याद में गांव के एक स्कूल और सड़क को उनका नाम दिया गया है।
उनकी याद में एक गेट भी बनवाया गया है। आज भी परिवार के साथ पूरे गांव की आंखें अपने लाडले को याद करते हुए नम हो जाती हैं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਡੈਥ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2/7/1999 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਾਮ ਕੇ ਵਿਖੇ ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਉਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀया तक जिंदा रहेगा, क्योंकि ये जरा बड़ा बड़ा नाम है। ये वीरों की पावन धरती है। यहाँ रणवीरों की यादों को दिलों में संजो कर रखा जाता है। मोगा का राववाल ही नहीं, पूरे देश को अमर जीवन सिंह की शहादत पर गर्व है। मोगा से तन्मय समानता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको कारगिल जंग के एक ऐसे हीरो से मिलवाते हैं जो न सिर्फ जंग में शामिल थे बल्कि सेना की 18वीं ग्रेनेड के साथ कमांडिंग ऑफिसर भी थे। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के नेतृत्व में ही 18वीं ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया था। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर अब सेवा से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जोश और जज्बा अब भी वही है। हमारे साथ कारगिल युद्ध के एक महानायक ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर है। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर उस समय ग्रेनेडियर्स की 18वीं बटालियन के कमांडिंग अफसर थे और जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई तो इनकी वो पहली कुछ बटालियंस जो इंडक्ट हुई थी उनमें से इनकी सेना थी। कश्मीर से इनको लाया गया था। तोलोलिंग से लेकर टाइगर हिल तक 18 ग्रेनेडियर्स ने वो लड़ाई लड़ी थी और ये मेरा सौभाग्य था कि 18 ग्रेनेडियर्स के साथ मेरे को बहुत समय उन 2 महीनों में बिताने का मिला। कर्नल खुशहाल ठाकुर ने बहुत उस समय मदद भी की थी। देश के लिए तो आपने किया ही, आपने पत्रकारों की भी बहुत मदद की थी, लेकिन सबसे पहले आपको इंडक्ट किस दिन किया गया था सर? गौरव जी, सबसे पहले तो मैं जो 527 रणबांकुरे जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और मेरे यूनिट के 18 ग्रेनेडियर्स के 34 रणबांकुरे ने आहुति दी है उनको भी नमन करता हूं। हम तो कश्मीर में थे, मिलिटेंसी लड़ रहे थे। अचानक 16 मई को हुक्म आया कि आपको द्रास पहुंचना है और हम 17 को यहाँ पहुँच गए और 19 को ब्रीफिंग हुई कि 5 से 6 मुजाहिदीन यहाँ पे आए हुए हैं तोलोलिंग के ऊपर, तो सबसे पहला ऑपरेशन आपको करना है। तो बस हम ना वहाँ रिकॉनेसेंस के लिए तैयारी का समय था, ना प्रेपरेशन का समय में था, और हमें भी लगा 5-6 हम तो वैली में बहुत ऑपरेशंस किए थे मिलिटेंट्स के, अगर 5-6 मिलिटेंट्स कुछ नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि यहाँ 5-6 मिलिटेंट्स नहीं बल्कि दुश्मन की एक पूरी कंपनी है। अच्छा, जब दुश्मन कहें तो कहा गया था मुजाहिदीन है, लेकिन जिस तरह का फायर डिसिप्लिन था, जिस तरह का अटैक आप पर हो रहा था, क्या थे वो लोग? नहीं, वो तो धीरे धीरे हमें पता लग गया। कुछ समय के पास उनके पास मशीन गन्स थी, ऑटोमेटिक फायर्स था, स्नाइपर्स थे, और आपको पता ही 28 मई को Mi-17 जो हेलीकॉप्टर्स था, बल्कि हाँ इसी तोले नाले में उन्होंने मार गिराया था। तो वो बहुत हैविली जो थे उन्होंने मोर्चाबंदी की हुई थी। 22 दिन रात दिन ये युद्ध लड़ा और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सोल्जर्स का और उन सैनिकों का। और 13 जून को हमने और 3 राजरीफ ने मिलके इस पे विजय पताका हासिल की। तो और ये मेरा सौभाग्य है कि जब 2 राजरीफ और 18 ग्रेनेडियर्स के वो ऑपरेशन चल रहे थे तो यही द्रास में मैं उसको रिपोर्ट कर रहा था। सर, वो 100 गन कॉन्सेप्ट जो था उससे आपको कितनी मदद मिली तोलोलिंग में, 5140 में और अल्टीमेटली टाइगर हिल पर, जहां पर आपकी 18 ग्रेनेडियर्स की वीरता, 8 सिख की वीरता असल मायने में नजर भी आई? मुझे तो कोर कमांडर साहब ने कहा कि वी बिकेम वाइजर आफ्टर तोलोलिंग कि क्या हालात है। तो उसके बाद एक पूरी डिटेल प्लानिंग तजवीज़ बनाई गई, रिकॉनेसेंस की गई और एक बिल्कुल प्लान जो हमले हैं वो किए गए। और जैसे आपने 100 गन्स की बात की, 100 गन नहीं, मेरे पास 120 गन्स थी, बफर्स थे, इंजीनियर्स थे, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की टीम थी। तैयारी के लिए पूरा समय था। 5-6 दिन तो रिकॉनेसेंस जो मेरे कर्नल DVS बंगाल थे, जो कर्नल विश्वनाथन को खोने के बाद मिले थे, पूरी रिकॉनेसेंस की, हाँ, और पूरी तजवीज़ के बाद जो है ये प्लानिंग की गई और GOC 8 माउंटेन टीम को प्रेजेंटेशन दिया जो उन्होंने अप्रूव किया। कारगिल विजय पर गुड न्यूज टुडे के जरिए आप शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हमारे कई दर्शकों ने कारगिल शहीदों के नाम संदेश भेजे हैं। कोलकाता से सीमा केनिया ने लिखा है, दुश्मनों के दांत खट्टे करने में माहिर, शत्रुओं को गिराए पल में मार। भारत माता के वीर सुपूतों ने शत्रु दल में मचा दिया कोहराम। जय हिंद,
जय भारत की सेना। वहीं आपको बता दें, कल्पना कनौजिया ने भी एक मैसेज भेजा है। वो लिखती हैं, भुला नहीं पाएंगी चोटियां भी कारगिल, शौर्य का इतिहास गूंजा था, ये दिल मांगे मोर का जब साज सुनकर दुश्मन भी थे हैरान, अनमोल अमर होते हैं शहीद जवान। ये स्टोरी जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं ना, ये आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएगी। 3 इडियट्स तो आप सबने देखी होगी, आई एम श्योर, है ना। और उसका एक एक सीन ऐसा था जो यादगार है, जो अभी तक दिमाग में बसा हुआ है। जो बताने जा रहे हैं वो देखकर भी आपको लगेगा कि क्या बता दिया, ये कैसे हुआ है। दरअसल आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स तो हम सबने देखी है। फिल्म में मोना सिंह की डिलीवरी में डॉक्टर बनी करीना कपूर जो है वो उसकी डिलीवरी करवाती हैं। वो लैपटॉप से आमिर खान को डिलीवरी कैसे करनी है ये सब कुछ बताती हैं। फिर मोना सिंह एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती हैं। ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है एमपी के सिवनी से, जहां तेज बारिश की वजह से परिवार वाले गर्भवती महिला को अस्पताल नहीं ले जा पाए। ऐसे में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीषा सिरसाम ने वीडियो कॉल के जरिए आशा कार्यकर्ता को डिलीवरी कराने में मदद की, जिसके बाद महिला की सुरक्षित डिलीवरी हो सकी और महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दरअसल बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और एम्बुलेंस पानी में फंस गई थी। इसके चलते ये डिलीवरी डॉक्टर की सलाह के साथ ऑनलाइन हुई। डॉक्टर मनीषा सिरसाम इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जिस दौरान ये फिल्म आई थी उस दौरान मजाक इसी बात का बन रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन आज आपने बिल्कुल इसको मुमकिन कर दिखाया। डॉक्टर साहब, ये बताइए चैलेंजिंग कितना था आपके लिए? इसके लिए मैडम बहुत चैलेंजिंग था और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती रही, ये समझिए। मैंने बहुत सारे केसेस में यहाँ जिला चिकित्सालय में मैंने बहुत सारे मरीज देखे और उन्हें संभाला, लेकिन ये पहला केस था मेरे लिए चुनौतीपूर्ण, जिसको मैंने बहुत अच्छे से इस चुनौती को पार किया है और महिला की सुरक्षित डिलीवरी करवाई है। डॉक्टर मनीषा, ये बताइए, शहरों में तो हम देखते हैं कि डॉक्टर्स कितने सतर्क रहते हैं, पूरी बाकायदा टीम होती है डिलीवरी रूम में और तब जाकर के डिलीवरी करवाई जाती है, प्रॉपर निगरानी में, डॉक्टर्स की निगरानी में वहां पर सब कुछ होता है। लेकिन ये बताइए कि इतनी दूर आप वीडियो कॉल के जरिए ये सब कुछ हो रहा था, डिलीवरी हो रही थी और एग्जैक्टली 3 इडियट्स में जैसे हुआ था उसी तरीके से लगभग वहां पर हुआ है। तो आप जो कम्युनिकेट कर रही थी, क्योंकि बताया जा रहा है आशा कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थी दूसरे एंड पे जो ये सब कुछ कर रही थी, तो आपकी बात क्या वो समझ पा रही थी, वो कर पा रही थी जो आप बोल रही थी? जी मैडम, एक्चुअली मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। आशा कार्यकर्ता एक्चुअली यही आई थी सिवनी एक दूसरी महिला को लेकर, जो उसने जिला चिकित्सालय में उसको एडमिट करवा दिया था और उसी आशा कार्यकर्ता ने मुझे जानकारी दी, जो कि मैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी हूँ, सिवनी हूँ। तो उसने मुझे ये जानकारी दी कि मैडम एक मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या हो गई, मैं यहाँ पर हूँ और इस महिला के साथ हूँ और वहाँ एक महिला फंस गई है बाढ़ में, उसके लिए अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और क्योंकि महिला को दर्द शुरू हो गए और जुड़वा बच्चे हैं, तो ये ट्विंस प्रेगनेंसी वैसे भी हाई रिस्क में केसेस में आती है, तो मैं थोड़ी चिंतित हो गई। मैंने इसकी चर्चा हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से की। हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने ये बात कलेक्टर मैडम तक पहुंचाई और हमारी माननीय कलेक्टर मैडम ने हमारी व्यवस्था की और उन्होंने निर्देश दिया कि ये डॉक्टर की टीम एक मतलब पूरी टीम जाए और वहां सुरक्षित प्रसव कराए। डॉक्टर मनीषा, ये बताइए, जी कंटिन्यू कीजिए। उसके लिए उन्होंने हमें SDRF की टीम हमारे लिए उपलब्ध कराई और हम अपनी गाड़ी से लगभग रात के 9 बजे यहाँ से निकले थे और वहाँ हम लोग सब करीब 10 बजे करीब पहुंचे और जहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये वाकई में बहुत चुनौती थी हमारे लिए और वहाँ पर नदी इतनी उफान पर थी कि 5 से 6 फीट तक पानी नदी में जा रहा था। तो हमने SDRF की टीम से हमें रिक्वेस्ट। चलिए, एक बार फिर से आपको भी बहुत बहुत बधाई डॉक्टर मनीषा, क्योंकि ये आसान काम नहीं था जो आपने करवाया है। बहुत धन्यवाद आपका और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम जरा मौसम के मिजाज की, क्योंकि देखिए मौसम लगातार बदल रहा है और खास करके दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में इंद्रदेव
इस वक्त मेहरबान है, इंतजार उनका हो रहा था, प्रार्थना चल रही थी, लेकिन आखिरकार मेहरबानी उनकी हो गई। आसमान से राहत की फुहारें अब बरस रही है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 7 दिन तक दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना रहेगा। और बिल्कुल इसी के साथ ही गोवा, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। चलिए देखते हैं देश में क्या है मौसम का हाल। सावन अपने आगाज के साथ ही पूरे दिल्ली एनसीआर को मानो बरखा बहार की सौगात दे रहा है। बारिश की राहत वाली बौछारें यहाँ की उमस भरी गर्मी से सुकून भरी सांस दे रही हैं। सावन अपने रंग में आ रहा है क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक बरखा बहार अपनी ठंडी ठंडी बौछारों से लोगों को राहत अभी पूरे हफ्ते देती रहेगी। यानी आने वाले अगले 7 दिनों तक दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहावना बना रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो 25 जुलाई को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहेगा। साथ ही आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं 26 जुलाई को भी मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है, मगर पारे में कुछ बढ़ोतरी जरूर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा 27, 28 और 29 जुलाई तक मौसम एनसीआर और दिल्ली के लिए सुहावना ही बना रहेगा। फिर 31 जुलाई तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसके चलते पारा गिर सकता है और अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 और 27 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली से अलग देश के कई राज्य भी मानसूनी बारिश से भीग रहे हैं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान से कुछ ऐसे ही संकेत अब मिले हैं। दरअसल मानसून टर्फ एक्टिव है और अपने सामान्य स्थिति के पास है। ऐसे में अनुमान है कि मानसून टर्फ अगले 4-5 दिन सामान्य जगह पर रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल और माही में 27 जुलाई तक, गुजरात में 26 और 27 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा मराठवाड़ा और विदर्भ में 25 जुलाई तक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और उड़ीसा में 29 जुलाई तक भारी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। यही नहीं, पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में 27 से 29 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में 25 जुलाई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल तो जहां सावन के आगाज ने दिल्ली और आसपास इलाकों को भिगोना शुरू कर दिया है, वहीं देश भर के ज्यादातर राज्यों में मानसून भी पूरी तरह एक्टिव दिख रहा है। तभी तो बारिश की ये बौछारें गर्मी और उमस से सुकून का एहसास देते हुए मौसम सुहाना कर दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन की ना सारी चीजें अच्छी सिवाय एक के, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत कम बारिश और उसके बाद ह्यूमिडिटी। बिल्कुल सही तो हम कहा। क्योंकि गुड न्यूज टुडे पर हैं तो सावन की गुड न्यूज और गुड बातें ही करेंगे। बेस्ट बात क्या है शगुफ्ता, बताइए सावन की। सावन के महीने की महादेव का महीना है। क्या बात है। तो मैं महादेव की भक्त श्वेता, हूँ। बेस्ट सावन की बात, बेस्ट ऑफ सावन क्या रहता है आपके लिए? झूले पड़ते हैं, अरे वाह। लोग झूले झूलते हैं। दीपिका, मुझे लगता है कि जब हम सबको वो ग्रीन थीम फॉलो करते देखते हैं आज तो आप भी ग्रीन हाँ, मैंने भी वही follow किया। तभी बोल रही है। You're in a green frame of mind. मुझे सावन में यही अच्छा लगता है कि डेली बारिश हो रही है, वो एक फीलिंग रहती है, एक रोमांटिसाइज हो जाती है सिचुएशन, कंडीशंस। पेड़ पौधे हर तरफ हरियाली, Exactly. बहुत ही खूबसूरत। और ऐसे और सावन का एक और अट्रैक्शन, जैसे कि श्वेता ने भी कहा, बहुत जगह पर झूलन उत्सव भी होते हैं। तो झूलों का क्या महत्व है वो आपको दिखाते हैं। सावन का महीना चल रहा है और गांवों और कस्बों में नीम या आम के पेड़ों पर झूले पड़ गए हैं। तीज त्योहारों के साथ सावन के महीने में झूला झूलना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। झूला झूलते हुए महिलाएं मधुर गीत भी गाती हैं। दरअसल सावन का महीना भक्ति, उत्सव और प्रकृति के लिए जाना जाता है। सावन के महीने में कुछ खास परंपरा का पालन भी किया जाता है। इन परंपरा में सबसे खास है झूला झूलना। झूला झूलना पवित्रता का भी प्रतीक माना जाता है। झूला झूलना मानसून ऋतु के आगमन का उत्सव भी माना जाता है। कहा जाता है कि झूला झूलने से उमंग और जोश भर जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को सावन में झूला झुलाया था। तब से सावन में झूला झूलने की परंपरा चल रही है। झूला झूलकर लोग गीतों के जरिए अपनी मनोकामना श्री कृष्ण तक पहुंचाते हैं। पुराणों में शिव जी के पार्वती जी को झूला झुलाने का भी जिक्र है।
लोकगीतों में श्री राम भी सीता जी संग झूला झूलने का आनंद लेते हैं। हरियाली तीज का पर्व तो झूले के बिना अधूरा माना जाता है। आमतौर पर सावन में झूला शिवलिंग के सामने लगाया जाता है। हिंदू धर्म में झूला भगवान शिव और मां पार्वती के दिव्य प्रेम की परंपरा से जुड़ा है। इसके जरिए लोग शिव पार्वती की प्रेम गाथाओं का आनंद लेते हैं। जहां झूला पड़ने के धार्मिक कारण है, वहीं इसका सामाजिक महत्व भी है। कहा जाता है कि ये परिवार के सदस्यों को एकजुट करता है और संबंधों को मजबूती देता है। पुरातन काल में राजा महाराजा भी सुकून व शांति के लिए झूले की गोद में अपना समय व्यतीत करते थे। दरअसल झूला सिर्फ एक खेल या आनंद का साधन नहीं है, ये कहीं न कहीं आपकी झिझक और कई अंदरूनी डरों को भी दूर करता है। झूला झूलने के कई लाभ भी हैं। झूला झूलने से मूड अच्छा होता है, बॉडी का वर्कआउट होता है, बॉडी फिजिकली और मेंटली रिलैक्स होती है, थकान और स्ट्रेस दूर भी होता है, हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होती है। नियमित झूला झूलने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, शरीर का बैलेंस पावर बढ़ता है, शरीर में लचीलापन बढ़ता है। तो सावन के झूले जहां धार्मिक महत्व रखते हैं, तो वहीं इनके सामाजिक और व्यक्तिगत लाभ भी हैं। झूला झूलना जहां परिवार के सदस्यों के बीच एकता लाता है, तो वहीं ये भक्ति और प्रेम की भावना को भी मजबूत करता है और ध्यान की प्रवृत्ति बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, शिव भक्ति की बहुत सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। एक अनूठी तस्वीर अनूठे शिव भक्त की आई है, जो सावन में कांवड़ यात्रा के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, धर्मेंद्र अपने कांवड़ में बेटियों को बिठाकर यात्रा कर रहे हैं। धर्मेंद्र की अनोखी कांवड़ यात्रा फिलहाल मुजफ्फरनगर तक पहुंच चुकी है। देखिए खास तस्वीरें। अपने कंधों पर अपनी कांवड़ में 2 बेटियों को बैठाकर कांवड़ यात्रा करने वाला ये शिव भक्त अपनी इस कांवड़ के जरिए सामाजिक संदेश दे रहा है। मेरठ के मोदी नगर के गढ़ी गांव का ये शिव भक्त कांवड़िया अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा कर रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर पहुंचा ये कांवड़िया, जिसका नाम धर्मेंद्र है, कहता है मैंने पहले ही सोच लिया था बच्चों को भी कांवड़ यात्रा में ले जाऊंगा। बोल रखा था सब बच्चों को ले जाऊंगा। तो छोटे होने की वजह से ना इसमें बिठा दिया। कष्ट होता है? नहीं। बच्चियों की मां का कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बेटियां हैं और मेरे लिए ये लड़के से भी ज्यादा हैं। मुझे तो अच्छा कहा मेरे बेटी हैं, मुझे बहुत खुशी है। कहा मेरे लड़की हैं, लड़के सब ज्यादा हैं मेला। बेटियों के प्रति लाड़ प्यार से भरी धर्मेंद्र की ये कांवड़ बड़ी कहानी कहती है और समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देती है। कांवड़ यात्रा का ये सिलसिला जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से कांवड़िए जल लेने पवित्र घाटों पर पहुंच रहे हैं। उनके लिए राजधानी दिल्ली में भी खास इंतजामात हैं। यहाँ गाजीपुर और नित्यानंद पार्क में कांवड़ियों के लिए सुविधाओं से युक्त कैंप लगाए गए हैं। कैंप की व्यवस्था से कांवड़ियों में खुशी की लहर है। ग्राम से चल करके हरिद्वार से कावड़ उठाइए और कावड़ उठाकर रास्ते में बड़े आराम से और बड़ी सहूलियत से आए हैं। सरकार की पुलिस की व्यवस्था बिल्कुल एक पावड़े पर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हमें किसी तरीके की कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ से हरिद्वार से दिल्ली आ चुके हैं, कोई तरीके की परेशानी नहीं आई है। जय बोले की। शिव भक्त कांवड़िए पवित्र घाटों से जल भरकर जल्द ही अपने अपने गृह नगर के शिव मंदिरों में पहुंचकर शिवलिंग का जलाभिषेक कर अपना सावन का संकल्प पूरा करेंगे। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, राधा के कृष्णा, मीरा के गिरधर, देवकी के लल्ला, यशोदा के कान्हा, इसीलिए तो इन्हें कहा जाता है भाई लड्डू गोपाल, क्योंकि ये अपनी सांवली सूरत और चंचल मूरत से सबका मन मोह लेते हैं। बिल्कुल, और इस बार इन्होंने अपनी एक भक्त का मन ऐसा मोहा कि वो गई हैं कांवड़ यात्रा लेकर, वो भी इनके साथ।
भगवान शिव की भक्ति और कांवड़ यात्रा में किशन कन्हैया का साथ। सावन के पावन महीने ये महिला अपने कान्हा को साथ लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली है। बंगाल की रहने वाली लखी दास अपने पति के साथ कांवड़ यात्रा पर निकली तो उनकी ख्वाहिश थी कि लड्डू गोपाल भी उनके साथ ही भोलेनाथ के दर्शन करे। कोलकाता से आए हैं, घर में कोई नहीं था, इनका सेवा जतन कौन करेगा, इसलिए हम अपना संग लेके चले आए। लखीदास के बेटे घर से दूर नौकरी करते हैं। घर पर इन दोनों के अलावा लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कोई नहीं था, लिहाजा उन्होंने भगवान कृष्ण को भी कांवड़ यात्रा पर साथ ले चलने का फैसला किया। घर में कोई है नहीं, हम लोग सब चले आए बाबा धाम, इसीलिए इनको साथ में लेकर आए हैं। ये अकेला घर में इसको कौन देखेगा, सेवा जतन कौन करेगा, इसीलिए इनको हम लेकर आए साथ में। अच्छा, तो आप उसका बाबा से भी मिलवा दीजिएगा? हाँ, बाबा से भी इनको दर्शन करवाएंगे। सावन के इस पावन महीने में लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकले हैं, लेकिन कांवड़ियों की भीड़ में इस दंपत्ति की अनोखी कांवड़ यात्रा पूरे मार्ग पर सबका ध्यान खींच रही है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि समय किसी के लिए ना तो रुकता है और ना ही इंतजार करता है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। किसी के लिए यही समय अच्छा होता है तो किसी के लिए बुरा, और अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो बुरा वक्त भी अच्छे में बदल सकता है, इसलिए समय का सदुपयोग जरूरी है। जी हाँ, देखिए, और समय का सदुपयोग क्या है, हमारे साथ एक कप चाय, क्योंकि चाय वाला टाइम ही क्वालिटी टाइम होता है और ये वक्त दोस्तों के लिए निकाल लेना चाहिए। यानी कि वक्त का खास होना जरूरी नहीं, खास लोगों का वक्त के साथ होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि हम होते हैं आपके साथ हर रोज शाम 5 बजे चाय पर, तो चाय पीने कल फिर आइएगा शाम 5 बजे।